साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इसी कहानी का खंड 2 का 6वें भाग का 5वां बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का 5वां बयान। रात आधी से कुछ ज़्यादा जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के सिवाय और किसी तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे समय में काशी की तंग गलियों में 2 आदमी, जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द है, घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों कमलनी और भूतनाथ है, जो त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास मनोरमा के मकान पर पहुंचने की धुन में कदम बढ़ाए हुए तेजी के साथ जा रहे हैं। जब ये दोनों एक चौमुहानी के पास पहुँचे तो देखा कि दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गट्ठर लादे आया और उसी तरफ को घूमा जिधर ये दोनों जाने वाले थे। कमलनी ने धीरे से भूतनाथ के कान में कहा, इस गठरी में ज़रूर कोई आदमी है भूतनाथ। बेशक ऐसा ही है। इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक पड़ता है। ताज्जुब नहीं कि ये मनोरमा का नौकर श्यामलाल हो। कमलनी, तुम्हारा शक ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा के मकान पर रह चुके हो और वहाँ के हर एक आदमी को बखूबी जानते हो। भूतनाथ, कहो तो इसे रोकूं? कमलनी, हाँ हाँ रोको, जाने न पावे। भूतनाथ लपक कर उस आदमी के सामने आया और कमर से खंजर निकालकर उसके सामने चमकाया। उसकी चमक में भूतनाथ और कमलनी ने उस आदमी को पहचान लिया, मगर वह इन दोनों को अच्छी तरह न देख सका, क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने उसकी आंखें बंद कर दी और वह घबरा कर बैठ गया। भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से लगाया, जिसकी तासीर से वह एक दफ़े कांपा और बेहोश होकर ज़मीन पर लंबा हो गया। भूतनाथ ने उसे उसी तरह छोड़ दिया और गठरी का कोना खोलकर देखा तो उसमें एक कमसीन औरत बंधी हुई पाई। कमलनी के हुक्म से भूतनाथ ने वह गठरी अपनी पीठ पर लाद ली और मनोरमा के घर का रास्ता छोड़ दोनों आदमी गंगा किनारे की तरफ रवाना हुए। बात की बात में दोनों गंगा किनारे जा पहुँचे। इस समय चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली हुई थी। एक मड्डी के ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वह गठरी खोली। उस बेहोश औरत के चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ चौंक कर बोला, ओह, यह तो कमला है। कमला होश में लाई गई। जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वह एकदम कांप उठी। कमला को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन खंडर के तहखाने में अपने चाचा शेर सिंह के पास भूतनाथ को देखा था। कमला को शक हो गया कि इस समय वह जिसके हुक्म से बेहोश करके लाई गई वह भूतनाथ ही है। कमला की दूसरी निगाह कमलनी पर पड़ी, मगर वह कमलनी को पहचान न सकी। यद्यपि कमला कमलनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर देख चुकी थी, परंतु इस समय कमलनी उस भयानक राक्षसी के वेश में न थी। रंग काला जरूर था, परंतु लंबे लंबे दांत उसके मुँह में न थे। इसी से वह कमलनी को न पहचान सकी। कमलनी ने जब देखा कि कमला बहुत ही डरी हुई और हैरान मालूम पड़ती है, तो उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और धीरे से दबा कर कहा, कमला, तू डर मत। हम लोगों ने इस समय तुझे एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है। कमला, अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे तकलीफ़ न पहुँचेगी, परंतु आप लोगों को जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है। कमलनी, ठीक है, ज़रूर तेरा जी चाहता होगा कि हम लोगों का हाल जाने, और इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर इस समय केवल 4-5 घंटे के लिए तुझसे जुदा होती हूँ। जब तक तू, भूतनाथ की तरफ इशारा करके, इनके साथ रहे। किसी तरह से डर मत। सवेरा होने से पहले ही मैं तुझसे आकर मिलूँगी और बातचीत के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने का उद्योग करूँगी। कमला, मैं आपके हुक्म के खिलाफ़ कुछ न करूँगी। मैं आपसे हर तरह पर भलाई की आशा रखती हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसका हाल मैं ही जानती हूँ। कमलनी, अच्छा, तो अब बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं। भूतनाथ की तरफ देखकर, भूतनाथ, यहाँ छोटी छोटी बहुत सी डोंगियाँ बंधी हुई है। सन्नाटा और मौका देखकर कोई एक डोंगी खोल लो और कमला को साथ लेकर गंगा पार चले जाओ। मैं अब मनोरमा के घर पर जाती हूँ। वहाँ से अपना मतलब साध कर सवेरा होने के पहले तुमसे आकर मिलूंगी। कमला चौंक कर, क्या नाम लिया? मनोरमा? हाय हाय, वह तो बड़ी शैतान है। हम लोगों को तो उसने तबाह कर डाला। क्या तुम उसके? कमलनी, डर मत,
मनोरमा को मैंने कैद कर लिया है और अब एक ज़रूरी काम के लिए उसके घर पर जा रही हूँ। आसमान की तरफ देखकर, ओह बहुत विलम्ब हुआ, खैर अब विदा होती हूँ, पुनः मिलने पर सब हाल कहूँगी। कमलनी वहाँ से रवाना हुई और थोड़ी ही देर में उस बाग के फाटक पर जा पहुँची जिसमें मनोरमा का मकान था। फाटक के साथ लोहे की जंजीर लगी हुई थी जिसे हिलाने से दरबान ने एक छोटे से सुराख में से बाहर की तरफ देखा जो इसी काम के लिए बना हुआ था। केवल एक औरत को दरवाजे पर मौजूद पाकर दरबान ने फाटक खोल दिया और जब कमलनी अंदर चली गई तो फाटक उसी तरह बंद कर दिया और तब कमलनी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? कमलनी, मुझे मनोरमा ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है, तुम मुझे नागर के पास बहुत जल्द ले चलो। दरबान, वह तो यहाँ नहीं है, किसी दूसरी जगह पर गई है। कमलनी, कब आवेंगी? दरबान, सो मैं ठीक नहीं कह सकता। कमलनी, क्या तुम ये भी नहीं कह सकते कि वे आज तक या कल तक लौट आएंगी या नहीं? दरबान, हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि 4-5 दिन तक वे न आवेंगी, इसके बाद चाहे जब आवें। कमलनी, अफसोस अब बेचारी मनोरमा नहीं बच सकती। दरबान चौंक कर, क्यों उन पर क्या आफत आई? कमलनी, यह एक गुप्त बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती। हाँ इतना कहने में कोई अर्ज नहीं कि यदि 3 दिन के अंदर उन्हें बचाने का उद्योग न किया जाएगा तो चौथे दिन कुछ नहीं हो सकता, वे अवश्य मार डाली जाएंगी। दरबान, अफसोस यदि आप 1 दिन तक यहाँ अटकना मंजूर करें तो मैं नागर जी के पास जाकर उन्हें बुला लाऊं, आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ़ न होगी। कमलनी कुछ सोचकर, मुझे एक ज़रूरी काम है इसलिए अटक तो नहीं सकती, परंतु कल शाम तक अपना काम करके लौट आ सकती हूँ। दरबान, यदि आप ऐसा भी करें तो काम चल सकता है, परंतु आप अटक न जाएं। यदि आपका काम ऐसा हो जिसे हम लोग कर सकते हैं तो आप कहें, उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। कमलनी, नहीं, बिना मेरे गए वह काम नहीं हो सकता, मगर कोई चिंता नहीं, मैं कल शाम तक अवश्य आ जाऊंगी। दरबान, जैसी मर्जी, आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जाएगी तो हम लोग जन्म भर के लिए गुलाम रहेंगे। कमलनी, मैं अवश्य आऊँगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूँगी। तुम जाती समय इसका बंदोबस्त कर जाना कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले ही मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे यहाँ रहने में किसी तरह का तरद्दुद न हो। दरबान, इससे आप बेफिक्र रहें, मैं पूरा इंतजाम करके जाऊँगा और नागर जी को लेकर बहुत जल्द लौटूँगा। फाटक खोल दिया गया और कमलनी बाग के बाहर हो गई। वह अभी 20 कदम भी आगे नहीं गई होंगी कि एक आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुंचा और दरवाज़ा खुलवाने का उद्योग करने लगा। कमलनी जान गई कि यह वही आदमी है जिसके हाथ से अभी थोड़ी ही देर हुई है कमला को छुड़ाया है। कमलनी उसी जगह आड़ में खड़ी होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी। जब बाग का फाटक खुल गया और वह आदमी अंदर चला गया तो न मालूम क्या सोचती विचारती कमलनी भी वहाँ से रवाना हुई और थोड़ी रात बाकी थी जब कमला और भूतनाथ के पास पहुँची जो गंगा पार उसके आने की राह देख रहे थे। कमलनी को बहुत जल्द लौट आते देख भूतनाथ को ताज्जुब हुआ और उसने कहा, भूतनाथ, मालूम होता है कि कुछ काम न हुआ और आपको खाली ही लौट आना पड़ा। कमलनी, हाँ इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा, मगर काम हो जाएगा। नागर घर पर मौजूद न थी, उसका आदमी उसे बुलाने के लिए गया है। मैं कल शाम तक फिर वहाँ पहुँचने का वादा कर आई हूँ। इच्छा तो यही थी कि वहाँ अटक जाऊँ, क्योंकि ऐसा करने से और भी कुछ काम निकलने की उम्मीद थी, परंतु कमला के ख्याल से लौट आना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि कमला को रोहतासगढ़ रवाना कर दूँ, क्योंकि उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह को ढांढस होगी और लड़कों के सोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे। कमला की तरफ देखकर, तेरी क्या राय है? कमलनी, तू कहती है कि मैं माया रानी को देखना चाहती हूँ, तो क्या तूने उसे नहीं देखा? उसी के आदमी तो तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे और जहाँ तक मैं समझती हूँ तू उसके पास ज़रूर पहुँचाई गई होगी। कमला, हाँ, मैं एक जनाने दरबार में पहुँचाई गई थी, मगर यह नहीं कह सकती थी कि वह माया रानी का ही दरबार था या कोई दूसरा, और यदि माया रानी का ही दरबार था तो। कमलनी, पहले तू अपना हाल कह जा कि जब खंडर के अंदर तहखाने में घुसी तो क्या हुआ और क्यों कर गिरफ्तार होकर कहाँ गई? कमला, जब हम लोग राजा वीरेंद्र सिंह के साथ कुमार को निकालने के लिए उस खंडर वाले तहखाने में गए तो वहाँ किसी को न पाया। सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी, मैं उसमें घुस गई, देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार से अलग होकर ज़मीन पर पड़ी हुई है और उस जगह एक आदमी के जाने लायक रास्ता है।
उस दरवाजे की दूसरी तरफ एक और कोठरी नज़र आई जिसमें चिराग जल रहा था। मैंने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा। जब वे आ गए तो तीनों आदमी उस कोठरी के अंदर घुसे। जब 2-3 कदम आगे गए तो यकायक पीछे से खटके की आवाज़ आई। घूमकर देखा तो उस रास्ते को बंद पाया जिधर से आए थे। ताज्जुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यकायक कई आदमी एक तरफ से निकल आए और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक एक चादर हम लोगों के ऊपर डाल दी। मुझे उस चादर की तेज़ महक कभी नहीं भूलेगी। सिर पर चादर पड़ते ही अजब हालत हो गई। एक प्रकार की तेज़ महक नाक के अंदर घुसी और उसने तनों बदन की सुध भुला दी। न मालूम उसी दिन या दूसरे या कई दिन के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को रात के समय एक जनाने दरबार में पाया। कमलनी, वह दरबार कैसा था? कमला, वह दरबार एक बारह दरी में था। जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने बैठी थी। मैं कह सकती हूँ कि सिवाय किशोरी के उसके मुकाबले की खूबसूरत औरत आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। कमलनी, बस मैं समझ गई, वही माया रानी थी। हाँ, और क्या देखा? कमला, उसके दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर मृगशाला बिछा हुआ था मगर उस पर कोई बैठा नहीं था। कमलनी, वह तिलिस्म के दरोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेश में रहता है मगर आजकल उसे राजा बीरेंद्र सिंह ने कैद कर लिया है। कमला, ताज्जुब से, राजा बीरेंद्र सिंह ने कब और किस दरोगा कैद किया है? कमलनी, उस तिलिस्मी खंडर में जब तुम लोग गए तो किसी साधु को बेहोश पाया था या नहीं? कमला कुछ सोचकर, हाँ, एक कोठरी के अंदर जिसमें एक मूरत थी। क्या वही तिलिस्मी दरोगा है? कमलनी, हाँ, वही दरोगा है। वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहखाने में से कुमार को उठा लाने के लिए उस खंडर में गया था मगर तारा सिंह की चालाकी से अपने साथियों के सहित बेहोश हो गया। उस समय भेष बदले मेरा भी एक आदमी वहाँ मौजूद था मगर दूर ही से सब कुछ देख रहा था। हाँ, तो उस दरबार में और क्या देखा? कमला, उस मृगशाला बिछी हुई चौकी के पास अर्धगोलाकार 20 जड़ाऊ कुर्सियाँ और थी और उसी तरह सिंहासन के बाईं तरफ छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसके बाद फिर 20 या 21 जड़ाऊ कुर्सियाँ थीं और दोनों तरफ वाली जड़ाऊ कुर्सियों पर नौजवान और खूबसूरत औरतें बड़े ठाठ से बैठी हुई थी। मैं उस दरबार को कभी नहीं भूलूंगी। कमलनी, ठीक है, तो अब तुझे माया रानी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, मुख्तसर में कहे कि फिर क्या हुआ? कमला, पहले ये बता दीजिए कि माया रानी के बगल में छोटे जड़ाऊ सिंहासन में कौन औरत थी, क्योंकि वह बड़ी ही खूबसूरत थी। इसी दरबार में राम भोली का आशिक नानक भी गया था। कमलनी, वह मेरी छोटी बहन थी। सबसे बड़ी माया रानी, उससे छोटी मैं और मुझसे छोटी वही औरत है, उसका नाम लाडली है। कमला, आपकी और भी कोई बहन है? कमलनी, नहीं, हम तीनों के सिवाय कोई बहन या भाई नहीं है। अब तू अपना हाल कह, फिर क्या हुआ? कमला, माया रानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी। उन सभी की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम मनोरमा है। वह बड़ी दुष्ट थी। कमलनी, थी नहीं बल्कि है। हाँ, खैर, तब क्या हुआ? कमला, ऐसे दरबार को देख मैं घबरा गई। जिधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से एक बढ़ के जड़ाऊ चीज़ें नज़र आती थी। मैं हैरान थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई और ये लोग कौन हैं। मैं ताज्जुब में आकर चारों तरफ देखने लगी। यकायक मेरी निगाह कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह पर पड़ी। कुंवर आनंद सिंह हथकड़ी और बेड़ी से लाचार मेरे पीछे की तरफ बैठे थे। उनके पास उन्हीं की तरह हथकड़ी बेड़ी से बेबस तारा सिंह भी बैठे थे। फ़र्क इतना था कि कुंवर आनंद सिंह जख्मी न थे मगर तारा सिंह बहुत ही जख्मी और खून से तरबतर हो रहे थे। उनकी पोशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी। यद्यपि उनके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी मगर सूरत देखने से साफ मालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून बहुत निकल गया है और इसी से वे सुस्त और कमज़ोर हो रहे हैं। कुमार की अवस्था देखकर मुझे क्रोध चढ़ आया मगर क्या कर सकती थी, क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार कर रखा था। हाथ में नंगी तलवारें लिए कई औरतें कुंवर आनंद सिंह, तारा सिंह और मुझको घेरे हुए थी। ये जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके यहाँ लाए गए तो तारा सिंह को जख्मी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माया रानी ने मनोरमा की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। मनोरमा तुरंत मेरे पास आई। उसके एक हाथ में कोई चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दवात। मनोरमा ने वह चिट्ठी मेरे आगे रख दी और उस पर हस्ताक्षर कर देने के लिए मुझे कहा। मैंने चिट्ठी पढ़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने से इनकार किया। कमलनी, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? कमला,
वह चिट्ठी मेरी तरफ से राजा वीरेंद्र सिंह के नाम लिखी गई थी और उसमें यह लिखा था, आप चिट्ठी देखते ही केवल एक अय्यार को लेकर इस आदमी के साथ बेखौफ होकर चले आइए। कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद है। उनको छुड़ाने का पूरा उद्योग मैं कर चुकी हूँ। केवल आपके आने की देर है। यदि आप 3 दिन के अंदर यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उन लोगों में से एक की भी जान न बचेगी। कमलनी, अच्छा फिर क्या हुआ? कमला, जब मैंने दस्तखत करने से इनकार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोली कि यदि तू हस्ताक्षर न करेगी तो तेरे सामने ही कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह का सिर काट लिया जाएगा और इसके बाद तुझे भी सूली दे दी जाएगी। यह सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही तारा सिंह ने मुझे पुकार करके कहा, कमला, उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं अंदाज से कुछ समझ गया। खबरदार इन लोगों के धमकाने में न आई हो और वह चाहे जो हो उस चिट्ठी पर दस्तखत न कीजिए। तारा सिंह की बात सुनकर माया रानी की तो केवल भ्रकटी ही चढ़कर रह गई, परंतु मनोरमा बहुत ही उछली कूदी और बकझक करने लगी। उसने माया रानी की तरफ देख करके कहा, कमबख्त, तारा सिंह को अवश्य सूली देनी चाहिए। उसने यहाँ का रास्ता भी देख लिया है, इसलिए उसका मारना आवश्यक हो गया है और इस नालायक कमला को सरकार मेरे हवाले करें। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। माया रानी ने इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की। मनोरमा ने एक चौबदार औरत की तरफ देख करके कहा, कमला को ले जाकर कैद में रखो। 4-5 दिन बाद काशी जी में हमारे घर पर भिजवा देना, क्योंकि इस समय मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, जहाँ से 3-4 दिन के अंदर शायद न लौट सकूँगी। हुक्म के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल दी गई, जिसकी तेज़ महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मैं होश में आई अपने को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। कई दिन तक उसी कोठरी में कैद रही और इस बीच में जो कुछ रंज और तकलीफ़ उठानी पड़ी उसका कहना व्यर्थ है। आखिर एक दिन भोजन में मुझे बेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को आपके कब्ज़े में पाया। अब न मालूम कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, किशोरी और उनके अय्यार लोगों पर क्या मुसीबत आई और वे लोग किस अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कहकर कमला चुप हो गई, मगर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बराबर जारी थी। कमलनी भी बड़े गौर और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थी और जब वह चुप हो गई तो बोली, कमलनी, कमला, सब्र कर, घबरा मत। देख मैं उन लोगों को कैसा चकाती हूँ। उन लोगों की क्या मजाल जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाएं। तिलिस्मी मकान के अंदर जब कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद गए थे तो उन लोगों के पहले मैंने अपने कई आदमी उस मकान के अंदर कुदाए थे, जिसका हाल थोड़ी देर पहले मैं तुझसे कह चुकी हूँ। मैंने उन आदमियों को बेसबब दुश्मनों के हाथ में नहीं फंसाया, कुछ समझ बूझ के ही ऐसा किया था। वे लोग साधारण मनुष्य न थे। आशा है कि थोड़े दिन में तू सुन लेगी कि उन लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की। कमला, आज आपके मिलने से और बहुत सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ। आप सरीका मददगार पाकर मैं भी अपने जी का हौसला निकालना चाहती हूँ। और कमलनी, नहीं, इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतासगढ़ चली जा। तेरे वहाँ जाने से 2 काम निकलेंगे। एक तो तेरी जुबानी सब हाल सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह को बहुत कुछ ढांढस होगी। दूसरे, तो इस बात से होशियार रहियो और सभी को भी होशियार कर देना कि वह तिलिस्मी दरोगा अर्थात बूढ़ा साधु कहीं धोखा देकर निकलने जाए। इसमें कोई शक नहीं कि माया रानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे होंगे। कमला, बहुत अच्छा, मैं रोहतासगढ़ जाती हूँ और उस बुढ़े कमबख्त से होशियार रहती हूँ, मगर एक भेद बहुत दिनों से मेरे दिल में खटक रहा है। यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वह खुटका निकाल सकती हैं। कमलनी, वह क्या है? कमला भूतनाथ की तरफ इशारा करके, ये कौन है, इसका असल भेद मुझको बता दीजिए। कमलनी हंसकर, इसमें संदेह नहीं कि भूतनाथ के बारे में तरह तरह की बातें तू सोचती होगी, परंतु लाचार हूँ कि इस समय इसका असल भेद तुझसे नहीं कह सकती। थोड़े ही दिनों में इनका हाल तुझे ही नहीं सभी को मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगी कि तुझे अपने चाचा शेर सिंह की तरह इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देंगे, बल्कि जहाँ तक हो सकेगा तेरी मदद करेंगे। कमलनी से अपने सवाल का पूरा जवाब न पाकर कमला चुप हो रही और कमलनी की आज्ञानुसार उसको उसी समय रोहतासगढ़ चले जाना पड़ा। आगे क्या होता है साथियों, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।